हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ पर थे उससे आगे बढ़ेंगे आज। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था कि जो सेकंड आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ था, तो उसके क्या घटनाक्रम, क्या क्या घटनाएं घटी थी उसमें और उसके क्या परिणाम निकले थे। तो उसमें हम लोगों ने बात कर लिया था कुछ युद्धों में हैदर को सफलता मिली थी और कुछ में हैदर विरोधी गठबंधन को। तो बीच में ही जो है, युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है कैंसर के कारण। और फिर उसके बाद सेना का नेतृत्व टीपू सुल्तान करता है, जो कि हैदर अली का बेटा ही था। तो टीपू सुल्तान ने भी जो है काफी बहादुरी के साथ युद्ध को लड़ा था। और युद्ध जो है 1784 में एक मैंगलोर की संधि होती है। मैंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है और युद्ध अनिर्णायक रहता है, किसी की हार नहीं होती, किसी की जीत नहीं होती है। हम ये कह सकते हैं कि युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि जो अंग्रेज टीपू सुल्तान को उस टाइम पर अपने सबसे खतरनाक शत्रु के तौर पर देखते थे। तो ऐसे क्यों देखते थे, वो इतना खतरनाक शत्रु के तौर पर क्यों देखते थे टीपू सुल्तान को? तो इसके लिए टीपू सुल्तान ने कुछ ऐसे कार्य किए थे, तो अंग्रेज देखते थे उसको, इसलिए उसको खतरनाक मानते थे। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि टीपू सुल्तान ने कुछ ऐसे कार्य किए थे। प्रशासनिक क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था कि केंद्रीय स्तर पर टीपू सुल्तान ने कुछ अलग अलग विभागों का गठन करके रखा था और प्रांतीय शासन व्यवस्था को भी लागू किया था, जो कि चेक एंड बैलेंस पर आधारित था, नियंत्रण एवं संतुलन पर। और वो निर्णय प्रक्रिया में थोड़ा लोकतांत्रिक तरीका अपनाता था। तो इसमें हम लोगों ने बातचीत कर लिया था। ग्रामीण व्यवस्था वहाँ पर, पंचायती व्यवस्था मजबूत थी वहाँ पर काफी। और टीपू ने उसमें काफी मतलब कि कुछ छेड़छाड़ ज्यादा नहीं किया था, उसको चलने दिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में देखा था टीपू ने क्या क्या कार्य किए थे। तो टीपू के ऐसे कुछ विचार थे कि अगर हमें सैन्य मजबूती रखनी है, अगर हमें सैनिक रूप से मजबूत होना है, तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, राज्य का आर्थिक विकास होना चाहिए, उसको आवश्यक मानता था टीपू सुल्तान। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित किया था नई भूमि पर कृषि करने के लिए। राज्य आपको सपोर्ट करेगा, आप नई भूमि पर कृषि करो। और तकावी ऋण देकर, अग्रिम ऋण देकर के किसानों को प्रोत्साहित किया था। उसके साथ साथ टीपू सुल्तान ने जो मध्यस्थ होते हैं, जमींदार वगैरह, तो उनको हटा करके किसानों से डायरेक्ट जो है संपर्क स्थापित किया था भू राजस्व वसूलने के लिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। और व्यापार के लिए टीपू सुल्तान ने जो है अलग अलग देशों में, अलग अलग जेद्दा, मस्कट, हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे, कई देशों में टीपू सुल्तान ने अपने प्रतिनिधियों को भी नियुक्त किया था व्यापार के लिए। और उद्योगों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीपू सुल्तान ने बाहर से कुछ कारीगरों को बुलाए थे और सैन्य उद्योग, चीनी कागज जैसे कुछ उद्योगों पर टीपू सुल्तान ने ध्यान केंद्रित किया था, बल दिया था। और वो चाहता था, टीपू सुल्तान चाहता था कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से आकर के भारत में व्यापार कर रही है, इस तरीके से टीपू सुल्तान भी अपनी खुद की एक कंपनी बनाना चाहता था। वो चाहता था मैसूर का व्यापार भी उतना ज्यादा व्यापार, उस तरीके उस लेवल पर व्यापार हो मैसूर का भी। जैसे यूरोपीय व्यापारी कंपनियां जिस तरह से व्यापार कर रही हैं, उस तरीके से मैसूर का भी व्यापार का विकास हो, मैसूर का भी अधिक व्यापार हो। और मसालों का व्यापार काफी होता था उस टाइम पर मैसूर में। तो हमने बात किया था कि मसालों के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया था टीपू सुल्तान ने। तो उसके बाद हम लोगों ने सैन्य क्षेत्र में देख लिया था कि फ्रांसीसियों की मदद से थल सेना का निर्माण किया था, तो बंदूक के कारखाने लगवाए थे और ट्रेनिंग दिया था मॉडर्न तरीके से, अपने सैनिकों को मॉडर्न तरीके से ट्रेनिंग दिया था टीपू सुल्तान ने। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ अन्य करके देख लिया था और भी कुछ पॉइंट पर बात किया था, हमने अन्य करके देखा था। जैकोबिन पार्टी रहती है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित रहती है, जो कि समानता, भाईचारा के आधार पर मूल्यों को ज्यादा जो है महत्व देती थी। तो वो पार्टी में जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य बन जाता है टीपू सुल्तान, ये दिखाने के लिए कि हम फ्रांसीसियों के साथ हैं। फ्रांसीसियों और टीपू के बीच जो है काफी अच्छे संबंध है। तो टीपू ने जो जैकोबिन क्लब की सदस्यता ले ली थी और एक श्रीरंगपट्टनम में एक वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता की याद में एक वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ देखा था, कुछ पॉइंट पर चर्चा कर लिया था कि टीपू सुल्तान की आलोचना भी कई की जाती है कुछ कारणों से। तो उस पर हम लोगों ने बात किया था क्यों आलोचना की जाती है। तो तीसरे और चौथे युद्ध में टीपू जो है पराजित हो जाता है अंग्रेजों से। उसका एक कारण ये भी था कि टीपू मराठों और निजाम को अपनी तरफ तोड़ लेने में जो है सफल नहीं हो पाया था, कूटनीति में असफल रह गया था। तो अंग्रेजों ने उन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया था। तो कूटनीतिक तौर पर कूटनीति करने में टीपू असफल रह गया था। तो इसलिए टीपू की आलोचना की जाती है। और हमने बात किया था धार्मिक नीतियों के कारण भी टीपू सुल्तान की आलोचना की जाती थी।
तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने कल की वीडियो में बात कर लिया था। तो अभी आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था। देखते हैं, उस पर बात करते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हमारा चला था 1790 से 1792। 1790 से 1792। तो इस युद्ध के क्या कारण थे, पहले उन कारणों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ये जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस युद्ध के कारण क्या थे, युद्ध क्यों हुआ, पहले उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो बात करें तो हमने बात किया था, टीपू सुल्तान जिस तरीके से आर्थिक सुधार कर रहा था, जिस तरीके से प्रशासनिक सुधार कर रहा था, सैन्य सुधार, अपने सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा था, और उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर को जो टीपू सुल्तान की जो समझ थी, उसकी जो दूरदर्शिता थी, तो इन सबको देखकर अंग्रेज, मतलब कि अंग्रेजों को काफ़ी टेंशन होती थी। अंग्रेज उसको देख के घबरा जाते थे कि भैया इसको रास्ते से हटाना है, नहीं तो ये हमारे लिए आगे चल के खतरा बन जाएगा। तो टीपू इस तरीके से कार्य भी कर रहा था। हमने बात भी किया था कि टीपू को जो है अंग्रेज उस टाइम पर समकालीन शासकों में सबसे खतरनाक शत्रु के तौर पर देखते थे। तो टीपू ने वैसे कार्य भी किया था। तो उसके कार्यों को देख के जो अंग्रेज जो थे वो चिंतित थे काफी। तो एक तो कारण यही हो गया, अंग्रेजों के मन में था कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के खतरा बन जाएगा। तो एक पॉइंट को नोट कर लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। लिखेंगे टीपू के सुधारों से, टीपू के सुधारों को देखकर टीपू के सुधारों को देखकर अंग्रेजों का चिंतित होना स्वाभाविक था। सीधी सी बात है, जब उसने तोप और बंदूक के कारखाने लगा लिए हैं और उसने बड़ी संख्या में जो है नौसैनिक जहाज बनाने के प्लानिंग भी कर लिए थे। अगर वो बना लेता, अगर तोप और बंदूक के कारखाने भी उसने लगा लिए थे, अगर और थोड़ा उसको टाइम मिल जाता, तो निश्चित तौर पर अंग्रेजों को बड़ी टक्कर देता टीपू सुल्तान। इसके लिए अंग्रेजों को टेंशन हो गया था कि इसको भैया पहले निपटाओ इसको, मराठे कितने भी पावरफुल हो हम उनको बाद में देख लेंगे, लेकिन इस तरीके का सोच रखने वाला जो शासक है उसको पहले हटाओ, क्योंकि उसकी जो सोच है उससे अंग्रेज काफी घबराते थे। वो इस तरह के काम ही कर रहा था, सैन्य क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, हमने पीछे बात भी किया था। तो अंग्रेज इसमें काफी घबरा गए थे और उन्होंने जो है प्राथमिकता दिया टीपू सुल्तान को हटाने के लिए पहले प्राथमिकता दिया। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती है। फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन जब जो है पूरे यूरोप पर अपना कब्जा जमाने की ऐसी कुछ बातें करने लगता है, जब फ्रांस का शासक बन जाता है नेपोलियन, तो उस टाइम पर नेपोलियन का जो है तेजी से उदय होता है और फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। तो फ्रांस जो रहता है राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरने लगता है। फ्रांस और टीपू के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे, हमने पीछे भी बात किया था। तो संबंध काफ़ी अच्छे थे। तो जब टीपू और अंग्रेजों के बीच युद्ध होगा तो ये संभावना थी कि फ्रांस से कुछ मदद मिल जाए टीपू सुल्तान को। लेकिन इस टाइम पर क्या था, 1789 के दौर में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई थी और फ्रांस जो है खुद राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरने लगा था। तो अंग्रेजों ने देखा कि यही मौका है भैया, अंग्रेजों ने इसको अवसर के रूप में देखा कि अगर हम इस समय टीपू सुल्तान को चुनौती देंगे, इस टाइम पर अगर युद्ध होगा तो फ्रांस तो खुद ही जो है खुद में ही फंसा हुआ है, तो वो कहाँ से हेल्प करेगा। तो अंग्रेजों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। एक तो ये भी कारण हो गया।
लिखेंगे 1789 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई और फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता के फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरने लगा या राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हुआ। फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हुआ। तो जब वो खुद ही जो है खुद में ही फंसा हुआ है, उसके यहाँ खुद जो है राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है, तो कहाँ से टीपू सुल्तान को हेल्प करेगा। राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हुआ, लिखेंगे ऐसी स्थिति में फ्रांस से टीपू को मदद मिलने की संभावना न के बराबर थी। ऐसी स्थिति में फ्रांस से टीपू को मदद मिलने की संभावना नगण्य थी, यानी कि न के बराबर थी। आगे लिख लेंगे, अंग्रेजों ने इसे अवसर के रूप में देखा। अंग्रेजों ने इसे अवसर के रूप में देखा। अंग्रेजों ने इसे अवसर के रूप में देखा। तो फिर अंग्रेज अब क्या करते हैं, अंग्रेज जब देखते हैं कि टीपू सुल्तान इस तरह के कार्य कर रहा है, उससे तो अंग्रेजों को टेंशन बढ़ा, ठीक है। और अब अंग्रेजों ने देखा कि फ्रांस को खुद जो है राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और टीपू सुल्तान को मदद नहीं कर पाएगा, तो अंग्रेजों ने सोचा कि यही ठीक समय है। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का जो उस टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल वो था कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। तो कार्नवालिस क्या करता है, तुरंत जो है मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है। मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लेगा कुछ लालच देके। हमने बात किया था वो दौर ही ऐसा चल रहा है, किसी को भी कोई भी जो है छोटे मोटे लालच देके अपनी तरफ मिला लेता था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने भी कुछ जो है छोटे मोटे लालच देके, पैसे वगैरह दे करके, क्षेत्र देके, कुछ ऐसा झांसा दे करके उनको अपनी तरफ मिला लिया। अंग्रेजों ने कुछ इनको इस तरीके का लालच दिया था, जैसे ये हो गया भारत, यहाँ पर मैसूर हो गया, तो यहाँ पर थे अंग्रेज, यहाँ मराठे थे, यहाँ निजाम था। तो अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को कहा था कि हम मैसूर पर जो है अपना कब्जा कर लेंगे, तो जो है हम टीपू सुल्तान को हटाकर पहले मैसूर पर पूरा कब्जा कर लेंगे और हम तीनों मैसूर के क्षेत्र को जो है 3 भागों में बांट लेंगे, आधा आधा करके हम ले लेंगे तीनों। तो इस तरीके से कुछ फंसाया था मराठों और निजाम को, लालच दिया था अंग्रेजों ने। तो उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, मतलब युद्ध से पहले ही कार्नवालिस ने मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया था, टीपू के विरुद्ध जो है गठबंधन बना लिया था पहले से ही। मतलब इधर से अंग्रेज भी तैयार थे, पूरी तरह से तैयार थे। उधर टीपू लगातार सुधार किए जा रहा था सभी क्षेत्रों में, लेकिन अंग्रेज भी तैयारी कर रहे थे। अंग्रेजों को भी पता था आज नहीं तो कल युद्ध होने वाला है, और अंग्रेजों को मौका दिखा, उन्होंने मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया लालच देकर। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे हम लोग।
लिखेंगे कार्नवालिस ने, गवर्नर जनरल था ये, कार्नवालिस ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने युद्ध से पूर्व ही कार्नवालिस ने युद्ध से पूर्व ही मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिलाया, अपनी तरफ मिलाकर टीपू के विरुद्ध गठबंधन बनाया। मराठों ने युद्ध से पूर्व ही मराठों और निजाम को अपनी तरफ कार्नवालिस ने युद्ध से पूर्व ही मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिलाकर टीपू के विरुद्ध गठबंधन बना लिया था। तो इस तरीके से मतलब कार्नवालिस भी पूरी तरीके से जो है तैयारी में था। हालांकि कार्नवालिस के ऊपर जो है काफ़ी आर्थिक दबाव भी था, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेज काफ़ी मोर्चे पर फंसे हुए थे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, बैकग्राउंड कुछ ऐसा चल रहा है कि इधर से कार्नवालिस भी जो है पूरी तरीके से युद्ध की तैयारी में है। हालांकि उसके ऊपर काफ़ी आर्थिक दबाव था। हमने जो बात किया था, तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी 1784 में, जो युद्ध समाप्त हुआ था मंगलोर की संधि के द्वारा, युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये तो बस एक समझौता था युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ के जो सैनिक थे वो लड़ते लड़ते काफ़ी थक गए थे। तो ये बस युद्ध को रोकने का एक समझौता था, मतलब कि एक समझौते के तौर पर युद्ध को रोका गया था किसी भी तरीके से, क्योंकि लड़ते लड़ते सैनिक भी काफ़ी थक गए थे और किसी को कुछ हासिल भी नहीं हो रहा था। तो टीपू ने कहा था कि उस टाइम पर, आज जो है भले मैं समझौता करके पीछे हट जा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं तुम लोगों को देख लूंगा। तो टीपू तैयारी बराबर कर रहा था। उधर से जो कार्नवालिस था उसने भी जो है गठबंधन बना लिया था। तो अभी आगे क्या होता है, कुछ अभी बैकग्राउंड पे हम लोगों ने बात कर लिया किस तरीके से जो है तनाव बढ़ रहा है, दोनों तरफ से तैयारी चल रही है। तो फिर आगे क्या होता है, आगे कुछ ऐसी तात्कालिक घटना घटती है जिसके कारण जो है युद्ध समाप्त हो जाता है। यहाँ पर था मैसूर, यहाँ पर एक मालाबार का तट हो गया। तो ये जो केरल का मालाबार तट है, यहाँ पर एक क्षेत्र है कोचीन करके, यहाँ पर एक कोचीन करके क्षेत्र है, और यहाँ पर एक त्रावणकोर करके क्षेत्र है। त्रावणकोर नाम का एक राज्य था, त्रावणकोर। तो त्रावणकोर और अंग्रेजों के बीच जो है काफ़ी अच्छे संबंध थे। ये अंग्रेजों का काफ़ी मतलब कि अच्छा सहयोगी था, अंग्रेज को काफ़ी मदद वगैरह करते थे। तो इसके और अंग्रेजों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे। और ये जो कोचीन था, कोचीन का राज्य मतलब कि मैसूर के टीपू सुल्तान की तरफ था। तो होता क्या है, त्रावणकोर और टीपू के बीच जो कुछ बंदरगाहों को लेकर जो है इनके बीच काफ़ी मतलब कि तनाव रहता है, ऐसा मतलब कि मतभेद की स्थिति बनी रहती है। तो क्या होता है, जो त्रावणकोर रहता है, डचों से इसने जो है कुछ किलो को खरीद लिया था। त्रावणकोर ने डचों से कुछ किलो को खरीद लिया था इधर के पास, इस एरिया में। तो टीपू सुल्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना। टीपू सुल्तान ने कहा कि हमारे रहते हुए तुम ये कैसे कर सकते हो, मतलब कि वो जो था कोचीन के एरिया में लगभग आता था। तो टीपू सुल्तान ये नहीं चाहता था, और टीपू सुल्तान ने उसे चेतावनी भी दी थी कि तुम जो जिस किले को तुमने त्रावणकोर को चेतावनी दी थी कि तुम किले को तुरंत जो है खाली कर दो, जिस किले को तुमने खरीदा है डचों से, उस किलो को तुम जो है खाली कर दो, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा।
तो इस तरीके से टीपू सुल्तान ने मतलब सीधे तौर पर चुनौती दिया था ट्रावनकोर को। तो होता क्या है, ट्रावनकोर बात मानता नहीं है टीपू सुल्तान की, और टीपू को आ जाता है, भाई को आ जाता है गुस्सा, और फिर भाई क्या करता है, अटैक कर देता है। तो जब भाई ने अटैक कर दिया, तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे रहते हुए तुम जो है हमारे सहयोगी को जो है तुम हमला करोगे, हमारे सहयोगी के ऊपर अटैक करोगे। तो अंग्रेजों ने इसे एक बहाने के तौर पर देखा, युद्ध के बहाने के तौर पर। जो 1784 की जो संधि हुई थी, इसमें अंग्रेजों को कहा गया था कि भाई अभी कोई युद्ध वगैरह नहीं करना है, ब्रिटेन से ऐसा आदेश आया था कि अभी कोई युद्ध नहीं करना है। तो कॉर्नवालिस को भेजा गया था ब्रिटेन से कि तुम्हें अभी जो है प्रशासन क्षमता को जो है मजबूत करना है, प्रशासन की जड़ों को मजबूत करना है, तुम्हें कोई युद्ध नहीं लड़ना है, कोई आर्थिक दबाव बढ़ाना नहीं है। क्योंकि पहले ही हम लोगों ने बात किया था कि अमेरिका में उनका विरोध चल रहा था, ब्रिटेन वाले जो है पूरा घेर कर रखे हुए थे अंग्रेजों को। तो अंग्रेज कई मोर्चे पर जो है एक साथ फंसे हुए थे। तो इस तरीके से जो है काफी काफी आर्थिक दबाव था अंग्रेजों को। तो कॉर्नवालिस को भेजा गया था ये कहकर कि तुम्हें सिर्फ जो है प्रशासन की जड़ों को मजबूत करना है, कोई युद्ध करना नहीं है, आर्थिक दबाव लेना नहीं है। तो कॉर्नवालिस कैसे युद्ध कर लेता, उसको कुछ बहाना चाहिए ना, कि हमने युद्ध किया नहीं, हमने आत्मरक्षा, हमने अपने बचाव किया है। तो ये बहाना मिल गया था कॉर्नवालिस को कि भैया हमने जो है भारत को जीता नहीं, हमें मजबूरी में भारत को जीतना पड़ा था। तो कुछ इस तरीके से कॉर्नवालिस को बहाना मिल गया। तो अब कॉर्नवालिस भी छोड़ेगा थोड़ी, पहले से ही वो जो उनका उत्साह बढ़ा हुआ था, मराठों को, निजाम को अपनी तरफ मिला लिया था कॉर्नवालिस ने, तो उसका कॉन्फिडेंस काफी पहले से ही बढ़ा हुआ था। तो इस तरीके से युद्ध की शुरुआत होती है। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे, लिखेंगे, टीपू और ट्रावनकोर, टीपू और ट्रावनकोर के बीच ट्रावनकोर के बीच कुछ बंदरगाहों को लेकर, कुछ बंदरगाहों को लेकर, बंदरगाहों को लेकर विवाद था। ट्रावनकोर के बीच कुछ बंदरगाहों को लेकर विवाद था। अंग्रेजों ने इसे, नहीं ऐसे लिखेंगे, विवाद था। टीपू ने टीपू ने इसे बातचीत के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहा। सुलझाना चाहा। टीपू ने चेतावनी दिया था उसको कि खाली कर दो, लेकिन वो बात नहीं माना। तो टीपू सुल्तान ने भी उसको बढ़िया से जो है बता दिया कि जो 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है ना, वो उठता नहीं, उड़ जाता है। फिर अटैक कर दिया था उसने। फिर उसके बाद जैसे ही टीपू सुल्तान ने अटैक किया, उधर से अंग्रेज भी आ गए, तुरंत युद्ध की शुरुआत हो गई। जाना चाहा, लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने लेकिन अंग्रेजों ने इसे लेकिन अंग्रेजों ने इसे युद्ध के बहाने के तौर पर देखा। युद्ध के बहाने के तौर पर देखा। युद्ध के बहाने के तौर पर देखा। आगे लिखेंगे, ट्रावनकोर अंग्रेजों का ट्रावनकोर और अंग्रेजों के बीच जो है काफी अच्छे संबंध थे, सहयोगी था, दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। ट्रावनकोर और ट्रावनकोर और अंग्रेजों के बीच
ट्रावणकोर और अंग्रेजों के बीच ट्रावणकोर अंग्रेजों का संरक्षित संरक्षित राज्य था। ट्रावणकोर अंग्रेजों का संरक्षित राज्य था। लिखेंगे जैसे ही टीपू ने ट्रावणकोर पर हमला किया ट्रावणकोर पर हमला किया वैसे ही टीपू और उसके सहयोगियों के बीच युद्ध वैसे ही टीपू और अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के बीच कैसे लिखेंगे? जैसे ही टीपू ने ट्रावणकोर पर हमला किया वैसे ही टीपू और अंग्रेजों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। तो उसके बाद युद्ध की शुरुआत हो जाती है और युद्ध का परिणाम क्या निकला तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम परिणाम की बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने कारणों पर बात कर लिया कि तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध के क्या कारण थे। तो उसमें हम लोगों ने बात कर लिया कि जो कैसे बैकग्राउंड में चला आ रहा था, टीपू सुल्तान लगातार सभी क्षेत्रों में सुधार किए जा रहा था, तो अंग्रेज उसको देख करके चिंतित थे। उनको टेंशन हो रही थी कि ये तो बड़ा खतरा बन जाएगा आगे चल के, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो उसी टाइम पर जो है फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। नेपोलियन का उदय होता है फ्रांस में, और जो है नेपोलियन की जो है पूरे यूरोप में राजनीतिक शक्ति बनना चाहता था। तो राजनीतिक अस्थिरता के दौर से फ्रांस गुजरने लगता है और अंग्रेजों ने देखा कि यही सही मौका है, क्योंकि उस टाइम पर फ्रांस से मदद मिलने की संभावना नहीं थी। तो अंग्रेजों ने इसे अवसर के रूप में देखा और कार्नवालिस ने मराठा निजाम को अपनी तरफ जो है मिला लिया कुछ लालच दे करके। तो ऐसा चल रहा था। उसी में क्या होता है, ट्रावणकोर और टीपू के बीच कुछ बंदरगाहों को लेकर विवाद थे, तो टीपू ने अटैक कर दिया ट्रावणकोर के ऊपर। तो अंग्रेजों ने कहा, कार्नवालिस ने कहा कि अरे भाई, हमारा रहते हुआ तू हमारा दोस्त के ऊपर कैसे अटैक कर दिया, अब हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमको बस एक बहाने का जरूरत था, हमको बहाना मिल गया। क्योंकि ऊपर कार्नवालिस के ऊपर काफी आर्थिक दबाव था। तो कार्नवालिस ने कहा कि अब तो पीछे नहीं हटना है, अब इसको बताएंगे हम, क्योंकि उसको भी कुछ बताना था ना, कोई ठोस कारण तो बताना पड़ेगा। तो जब ब्रिटेन से उसको ऑर्डर आया था कि युद्ध नहीं करना है, प्रशासन की जड़ों को अभी मजबूत करना है, तो उसको कुछ न कारण बताना पड़ेगा ना कि हमने अपनी आत्म रक्षा के लिए युद्ध किया, हमने युद्ध करना नहीं चाहा, युद्ध करना पड़ा। तो अब इस युद्ध के क्या परिणाम निकले? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने देखा अनिर्णायक रहा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी अनिर्णायक रहा। अब तीसरे युद्ध में क्या हुआ इस पे बातचीत करते हैं हम लोग। तो क्या परिणाम निकला? तो परिणाम की बात करें तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है काफी बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन हमने बात किया था हैदर अली के टाइम पर भी जो है उसकी मैसूर की सेना को अंग्रेजों ने काफी नुकसान पहुंचा दिया था, बहुत हद तक जो है नष्ट कर दिया था मैसूर की सेना को। पूरी तरीके से नहीं किया था, अभी भी टीपू सुल्तान के पास सेना थी, लेकिन उतनी ज्यादा सेना नहीं बची थी, लेकिन उसके पास सेना थी। तो काफी बहादुरी से टीपू सुल्तान लड़ने के बावजूद भी इस युद्ध में असफलता मिलती है, टीपू सुल्तान को पराजित हो जाता है वो। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई। देखेंगे टीपू की पराजय हुई। देखेंगे 1792 में
1792 ईस्वी में क्या होता है? 1792 ईस्वी में थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ये मैसूर की राजधानी थी। जब टीपू सुल्तान हार गया तो श्रीरंगपट्टनम में एक संधि होती है 1792 में। तो अंग्रेज जैसा कि हर युद्ध के बाद जो है मुआवजा वगैरह पैसे वगैरह तो मांगते ही हैं। तो अंग्रेजों ने फिर से जो है क्षतिपूर्ति मांगा कि हमें चलो भैया मुआवजा दो तुम। तो टीपू सुल्तान, ऐसा हमें देखने को मिलता है, 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपए टीपू सुल्तान को जो है अंग्रेजों को मुआवजे के रूप में देने पड़ते हैं। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को मुआवजे के रूप में देना पड़ा ऐसा। और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इनके टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को जो है बंधक बना लिया था। इनके 2 पुत्रों को बंधक बना लिए, बंदी बना करके लेके चले गए थे। कानवालिस ने कहा कि अरे भाई देख, तुम अभी जब तक हमारा मुआवजा नहीं देगा, जब तक तुम हमारा 3 करोड़ रुपया नहीं देगा, हम तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे 2 पुत्र हमारे पास रहते हैं। तो कानवालिस ने कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र अभी हमारे पास रहेंगे, हम उन्हें बंदी बना करके रखेंगे। जब तुम पूरा पैसा नहीं दोगे तब तक वो हमारे पास बंदी बनकर रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से अंग्रेजों ने किया था। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। 1792 में लिखेंगे श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। और टीपू को युद्ध समाप्त हुआ और टीपू को 3 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में 3 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों को देना पड़ा तथा उस बात क्या क्यों बता? कार्नवालिस ने कहा था तुम्हारे 2 पुत्र हमारे पास रहेंगे जब तक तुम पैसा पूरा नहीं दे देते। जब तक तुम हमारा पूरा मुआवजा नहीं दोगे हमें, तब तक तुम्हारे 2 पुत्र हमारे पास बंदी बनकर रहेंगे। तो टीपू सुल्तान ने कहा था जानी ये समझौता तुम्हें काफी महंगा पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने कहा अरे ससुरा चल, जब महंगा पड़ेगा तब देख लेंगे, अभी फिलहाल ये हमारे पास बंदी बनकर रहेंगे। तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक बना करके रख लिया था। 3 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा तथा अपने 2 पुत्रों को 2 पुत्रों को अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। ओहो। तो दोस्तों लाइट कट गई थी, लाइट कटने की वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया था। फिलहाल अभी लाइट आ गई है, काफ़ी देर बाद आई है, आ गई है फिलहाल। अभी तो जहाँ पर थे उसके आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे परिणाम में टीपू की पराजय होती है और 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है और टीपू को जो है मुआवजे के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं अंग्रेजों को। और अंग्रेज कहते हैं टीपू सुल्तान को कि जब तक तुम 3 करोड़ रुपए हमारे नहीं दे दोगे, तुम्हारे 2 पुत्रों को हम बंधक बना कर रखेंगे। तो टीपू को जो है अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास छोड़ना पड़ा।
इसके आगे लिख लेंगे, अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास छोड़ना पड़ा। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और अब अगले पॉइंट की बात करें तो बंधक के रूप में छोड़ना पड़ा। तो जैसा कि अंग्रेजों ने मराठों को और निजाम को जो है वादा किया था कि हम टीपू सुल्तान को हरा देंगे और मैसूर पर कब्जा कर लेंगे, तो मैसूर का जो भी जितना क्षेत्र पर हम कब्जा करेंगे उतना क्षेत्र को जो है हम तीनों आपस में बांट कर ले लेंगे बराबर में। तो जो ये मैसूर था, मैसूर का इधर इलाका हो गया मैसूर का। तो अंग्रेज यहाँ पर थे, तो अंग्रेजों ने मैसूर को जीता। ठीक है, जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे इधर का जो तटवर्ती इलाका हो गया, इधर इधर मराठे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर को जीतने के बाद टीपू सुल्तान की पराजय हो गई। तो टीपू सुल्तान को अपना जो मैसूर का आधा भूभाग रहता है, लगभग आधा भूभाग टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों निजाम से वादा किया था तो कि हम आधा क्षेत्र तुमको बांट के देंगे। तो क्या किया अंग्रेजों ने, जो काम का क्षेत्र था वो खुद ले लिया अंग्रेजों ने। इसी इधर तटवर्ती इलाका जो था, तटवर्ती इलाका अंग्रेजों ने खुद ले लिया। और जो इधर था थोड़ा मतलब बीच में, इधर का इतना एरिया कुछ दे दिया मराठों को, और इधर का कुछ एरिया निजाम को दे दिया। जो कृष्णा नदी के लगभग ऊपर का इलाका मराठों को दे दिया, और इधर का कुछ एरिया जो दे दिया था निजाम को। और जो तटवर्ती इलाका था, जो समुद्र के किनारे था, वो अंग्रेजों ने खुद ले लिया। और ये तटवर्ती इलाका अंग्रेजों ने ले लिया, उसके पीछे ये भी कारण था कि अगर फ्रांस वाले चाहते तो यहाँ से मदद दे सकते थे, फ्रांसीसी यहाँ से टीपू सुल्तान को मदद कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर तटवर्ती इलाका ले लिया टीपू सुल्तान से। अब देखो, अब अंग्रेज चाहते तो टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हरा दिया था। अब अंग्रेज चाहते तो पूरे क्षेत्र पर भी कब्जा कर सकते थे। टीपू सुल्तान हार चुका था, अंग्रेज चाहते तो पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे क्षेत्र पर कब्जा क्यों नहीं किया, केवल आधे क्षेत्र पर ही कब्जा करके क्यों छोड़ दिया। तो उसके पीछे देखिए, अब अंग्रेजों ने वादा किया था मराठों निजाम से कि ठीक है भाई, हम जीतेंगे, क्षेत्र पर कब्जा करेंगे तो आधा आधा मतलब बराबर में क्षेत्र को बांट लेंगे। तब अगर मान लो, फिर से मैप बना पड़ेगा, मान लो कि सिंबॉलिक बना दिया इसे, मान लो अंग्रेजों ने पूरे मैसूर पर जो है कब्जा कर लिया अपना। तो अगर पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो जितना बड़ा क्षेत्र अंग्रेज कब्जा करेंगे, जितने बड़े क्षेत्र पर उतना बड़ा क्षेत्र देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा जो है मराठों को क्षेत्र देना पड़ेगा और निजाम को भी क्षेत्र देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा क्षेत्र जाएगा मराठों के पास, निजाम के पास, वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो मराठे तो ये भी नहीं चाहते थे, मराठे किसी को अपना मित्र तो मान नहीं रहे हैं, शत्रु मान रहे टीपू सुल्तान को, मराठों निजाम को भी शत्रु ही मान रहे हैं। बस इस टाइम पर उन्होंने थोड़ा झांसा देकर उन्हें अपने साथ मिलाया हुआ है। तो मराठे सबको शत्रु ही मान रहे हैं। तो मराठे ये भी नहीं जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ये भी नहीं चाह रहे हैं कि मराठे और निजाम जो है मजबूत हो जाए। तो इसके लिए पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया। अगर पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेते, तो मान लो इतना मराठों को जाता, इतना निजाम को, तटवर्ती इलाका अगर लेते अंग्रेज तो ले लेते। तो बड़ा क्षेत्र जा रहा है ना, जितना बड़ा क्षेत्र मराठों को निजाम को जाएगा उतना ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो अंग्रेज ये भी नहीं चाह रहे ना कि मराठे और निजाम मजबूत हो जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल पूरे भारत को जीतने के क्रम में अंग्रेजों के माइंड में था कि हमें अभी जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करना है। तो अंग्रेजों को ये बात तो पता थी कि आज नहीं तो कल हमें मराठों से और निजाम से भी निपटना है, भले वो आज हमारे साथ हैं। मराठों को, निजाम को ये बात पता हो या फिर ना हो, लेकिन अंग्रेजों को तो ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता थी कि आज नहीं तो कल हमें मराठों और निजाम के साथ आमना सामना करना है। तो इसलिए अंग्रेज जो है ये नहीं चाह रहे हैं कि ज़्यादा क्षेत्र उनके पास जाए और ज़्यादा जो है शक्तिशाली हो जाएं। तो अंग्रेजों ने इसीलिए आधे ही भूभाग पर कब्जा किया और थोड़ा थोड़ा क्षेत्र मराठों को, निजाम को दिया कि वो ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। और टीपू सुल्तान को कमज़ोर भी कर दिया, उससे जो है ढेर सारा पैसा ले लिया, उसके आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो उसकी इनकम तो वैसे ही कम हो गई, उसका आधा क्षेत्र चला गया। तो
आधा क्षेत्र चला गया तो आधी इनकम चली गई। तो टीपू सुल्तान ही कमज़ोर हो गया। एक तरफ मराठों निज़ाम को उसने ज़्यादा मजबूत भी नहीं होने दिया अंग्रेज़ों ने। तो देखिए अब अंग्रेज़ कैसे दिमाग लगा रहे हैं। पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया, पूरा क्षेत्र पर कब्जा करेंगे तो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र देना पड़ेगा। वादा किया था अंग्रेज़ों ने, जीतने के बाद आधा आधा बराबर में बांट लेंगे। केक कटेगा सब में बटेगा। तो जितना छोटा केक रहेगा उतना छोटा छोटा सब में बटेगा, जितना बड़ा केक रहेगा उतना बड़ा बड़ा सब में बटेगा। तो ज़्यादा सामने वाले को अब मजबूत भी नहीं होने देना है और टीपू सुल्तान को कमज़ोर भी कर देना था अंग्रेज़ों को। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने जो है पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया। और अगर कारण की बात करें तो एक तो ये कारण था, अंग्रेज जो है मराठा निजाम को ज़्यादा मजबूत नहीं होने देना चाहते थे। और एक तो आर्थिक दबाव भी बहुत था कार्नवालिस के ऊपर, जैसा हमने बात किया कि कार्नवालिस को भेजा गया था भारत में कि जाओ वहाँ पर प्रशासन की जड़ों को मजबूत करो, न कि कोई युद्ध करने के लिए भेजा गया था। युद्ध से भी बचाव करना था। मतलब आर्थिक तंगी बहुत थी अंग्रेजों का भी, आर्थिक तंगी बहुत थी अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, चारों तरफ हर मोर्चे पर जो है अंग्रेज घिरे हुए थे। तो एक था कि कार्नवालिस को यह कहा गया था कि अभी युद्ध नहीं करना है। तो कार्नवालिस भी बचाव कर रहा था। टीपू सुल्तान माना कि हार गया था, लेकिन उसके पास अभी भी सेना थी, ठीक ठाक सेना थी, पूरा वो क्षेत्र देने के लिए तैयार नहीं था। तो टीपू सुल्तान जो है चुनौती दे सकता था। अगर मान लो अंग्रेज पूरा क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जिद पर ही अड़ जाते, तो ये जो युद्ध था तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध, ये युद्ध लंबा खींच सकता था। तो लंबा खींच जाएगा तो सैनिकों को नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, बंदूकों का और लंबा टाइम जाएगा। तो अंग्रेजों ने इस कारण से भी युद्ध को समाप्त कर दिया श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। श्रीरंगपट्टनम की संधि की और युद्ध को समाप्त किया, क्योंकि युद्ध लंबा खींचेगा तो पैसे वगैरह, सेना का खर्च, हथियार वगैरह, तो उसमें नुकसान तो होगा ही। तो अंग्रेज नुकसान भी नहीं ज़्यादा चाहते थे, अभी युद्ध लंबा खींच सकता था, इसलिए अंग्रेजों ने युद्ध को रोका। चलो भैया जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है, बाकी इसको हम आगे देख लेंगे, क्योंकि अभी स्थिति ठीक नहीं थी अंग्रेजों की। अभी क्या स्थिति थी, परिस्थितियाँ अमेरिका में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूरोप में नेपोलियन का उदय भी हो रहा था। तो वो तो सबसे बड़का विरोधी था अंग्रेजों का। तो चारों तरफ से अंग्रेज जो है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी अंग्रेजों की, इसलिए अंग्रेजों ने संधि किया। एक तो कारण ये था कि मराठों निजाम को ज़्यादा मजबूत नहीं करना चाहते थे अंग्रेज, इसलिए थोड़े ही क्षेत्र पर कब्जा किया, आधा आधा क्षेत्र पर थोड़ा थोड़ा उनको दिया, थोड़ा खुद रखा तटवर्ती इलाका। और एक ये कारण था कि आर्थिक तंगी थी अंग्रेजों को, वो ज़्यादा युद्ध को लंबा खींचना नहीं चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि करके युद्ध को समाप्त कर दिया। तो टीपू सुल्तान को जो है आधा भूभाग अपना देना पड़ा था अंग्रेजों को और उसके सहयोगियों को। अंग्रेजों के सहयोगी कौन थे, मराठे और निजाम। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे, लिखेंगे। टीपू को मैसूर का मैसूर का टीपू को मैसूर का आधा भूभाग टीपू को मैसूर का आधा भूभाग अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों को देना पड़ा। जिसमें लिखेंगे मालाबार, बारामहल, मालाबार जो तटवर्ती इलाका था, ये भी लगभग तटवर्ती क्षेत्र के पास में ही था बारामहल। और हम लोग बात करें तो ये जैसे हो गया मैसूर, यहाँ पर ये मालाबार तटवर्ती इलाका हो गया। यहाँ पर कहीं पर कुर्ग करके था इलाका, कुर्ग क्षेत्र, यहाँ पर कहीं पर कुर्ग क्षेत्र था। तो कुर्ग क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों को जो मतलब कि काम की चीज़ें जो समुद्र के पास थे, अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों को अपने पास रखा। मालाबार, बारामहल और डिंडीगुल जिस जिस राज्य का, जिस जिले का जो था हैदर अली फौजदार था, डिंडीगुल, हमने पीछे भी इस क्षेत्र का जिक्र किया था। मालाबार, बारामहल, डिंडीगुल, कुर्ग जैसे
आदि क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने पास रखा। तो दोस्तों अभी तीसरे युद्ध का क्या परिणाम निकला था उस पर भी हम लोगों ने बातचीत कर लिया। तो एक कार्नवालिस का एक कथन रहता है, कार्नवालिस ने जो है मराठों को और निजाम को मजबूत होने भी नहीं दिया और टीपू सुल्तान को कमजोर भी कर दिया। मतलब जिन जिन लोगों को अंग्रेजों ने अपना मित्र बनाया हुआ था, अपने मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने जो है शत्रु को यानी कि टीपू सुल्तान को कमजोर भी कर दिया। तो इस संदर्भ में कार्नवालिस का एक कथन है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। कार्नवालिस का एक कथन रहता है। तो जब तीसरा युद्ध हो गया, तीसरे युद्ध में टीपू की पराजय हो गई और टीपू से 3 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में अंग्रेजों ने मांगा और उसके बेटों को जो है 2 पुत्रों को बंधक भी बना लिया अंग्रेजों ने। तो फिर उसके बाद कार्नवालिस जाता है टीपू के पास, टीपू से बोलता है, रे टीपू सुल्तान क्या हाल है? टीपू कहता है, मत पूछ सनम मेरा हाल क्या है, तुम हमारे 2 बेटों को लेकर चले गए, इसका बदला हम आज नहीं तो कल जरूर लेंगे। टीपू सुल्तान कहता है, ऊपर वाले का दिया हुआ न दौलत है, न शोहरत है, न इज्जत है, जो कुछ भी दिया हुआ था ससुरा तुम अंग्रेजों ने हमसे वो भी छीन लिया। कार्नवालिस, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो फिर कार्नवालिस कहता है, जब बुरा होगा तब बुरा होगा, देख लेंगे फिलहाल। तो तीसरे युद्ध में कार्नवालिस ने क्या किया था, मराठों को और निजाम को ज़्यादा मजबूत होने भी नहीं दिया और टीपू सुल्तान को कमज़ोर भी कर दिया था। तो इस संदर्भ में टीपू सुल्तान का एक कथन है। कथन क्या है? टीपू सुल्तान ने खुद कहा है, मैंने अपने मित्रों को मजबूत बनाए बिना, यानी कि शक्तिशाली बनाए बिना, मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। तो ये कार्नवालिस का कथन है, मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। अब यहाँ पर कार्नवालिस के मित्र कौन थे उस टाइम पर देखा जाए तो, हालांकि वो किसी को मित्र मान नहीं रहे थे अंग्रेज, न तो मराठों को न तो निजाम को। हालांकि उस टाइम पर उन्होंने उनका सहयोग लिया था, इसलिए उनको मित्र कहा। मराठों को और निजाम को मित्र कहा अंग्रेजों ने, और जो टीपू सुल्तान था उसको शत्रु के तौर पर देखा। उनके मन में तो शत्रु सभी थे, लेकिन सामने से उस टाइम पर मराठों निजाम जो है मित्रता का हाथ बढ़ाया था अंग्रेजों ने। तो अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया, इसे ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, कार्नवालिस कथन, टिप्पणी करें। तो कैसे लिखेंगे फिर? हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको जो है हार्ड क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने घटनाक्रम को पढ़ा है, आपकी समझ है, तो आप बहुत ही आसानी से जो क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। हमने पीछे भी बात किया था
आंसर राइटिंग पे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। हिस्ट्री में हमने बात किया था। तो सबसे पहले हमने बात किया था स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करने में हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा शब्द आपको खर्च नहीं करना है। जो आपका स्टार्ट और निष्कर्ष रहता है वो आपका आंसर नहीं है। जो प्रश्न की मुख्य मांग रहती है वही जो आप लिखते हैं वो आपका आंसर रहता है। तो भूमिका में, प्रस्तावना में और एंड में, निष्कर्ष में आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने होते हैं। यहाँ पर तो अटकना ही नहीं है। मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। तो आप भूमिका में लिख सकते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस ने जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी और इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने मराठों, अपने मित्रों यानी कि मराठों निजाम को ज़्यादा मजबूत होने भी नहीं दिया और टीपू सुल्तान को कमज़ोर भी कर दिया था। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। फिर साम्राज्य विस्तार के क्रम में अंग्रेजों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से एक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध माना जाता है, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के क्रम में अंग्रेजों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें से एक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध माना जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है अंग्रेजों के दृष्टिकोण से। आप किसी भी तरीके से अपने तरीके से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट में आपको नहीं रुकना है, आप जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट के बाद हमने बात किया था आपको क्या करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया हमने। सेकेंड स्टेप हमने बात किया था जब हम आंसर राइटिंग पर बात कर रहे थे, मैंने बताया था आपको क्वेश्चन को हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, मतलब कि ब्रेक करना क्वेश्चन में से क्वेश्चन को तोड़ना। हम क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि कॉर्नवालिस कह रहा है मैंने अपने मित्रों को मजबूत होने नहीं दिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अपने मित्रों को मैंने अपने मित्रों को मजबूत नहीं होने दिया। और दूसरा क्वेश्चन हम निकाले तो अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। अरे वो अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। तो हमने इसमें दो प्रश्नों को निकाल लिया, मैंने अपने मित्रों को मजबूत नहीं होने दिया और अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। तो आप ब्रेक कर देते क्वेश्चन को, तो आपके पास टारगेट रहता है कि हाँ पहले मुझे इसे लिखना है फिर इसे लिखना है। अगर आप एक साथ जो है क्वेश्चन को पढ़ के फिर लिखने में जाएंगे तो आप फंस सकते हैं, आप उलझ सकते हैं। तो आपको ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो आपको जो है ज़्यादा सरलता होगी लिखने में। तो पहले तो आपने अब ब्रेक कर दिया, अब आप पहले इसको टारगेट करेंगे कि पहले हमें इस पे चलना है फिर इसको देखना है। अब आपने इसे ब्रेक कर दिया तो मान के चलिए कि आपने आधा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया। तो आपको क्या करना है, ब्रेक कर दिया, अब आपको इसी को जो है एक्सप्लेन कर देना है। वहाँ पर मैंने अपने मित्रों को मजबूत नहीं होने दिया, तो आप वहाँ पर बता देंगे कि कॉर्नवालिस के मित्र कौन थे, मराठे और निजाम। तो कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम को मजबूत कैसे नहीं होने दिया। कॉर्नवालिस ने पूरे भूभाग पर नियंत्रण नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर वो पूरे भूभाग पर नियंत्रण करता तो कॉर्नवालिस ने वादा किया था मराठों निजाम के साथ कि हम जो है आधा आधा क्षेत्र को जो है बराबर में बांट कर ले लेंगे। तो जितने बड़े क्षेत्र पर कॉर्नवालिस कब्जा करेगा उतना बड़ा क्षेत्र मराठों को और निजाम को देना पड़ेगा। तो मराठों और निजाम के पास जितना बड़ा क्षेत्र जाएगा वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा मजबूत होंगे आगे चल के अंग्रेजों के लिए वो जो है प्रॉब्लम करेंगे। तो इसलिए जो है कॉर्नवालिस ने अपने मित्रों को मजबूत नहीं होने दिया। अब इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। शत्रु कौन था? टीपू सुल्तान को कमजोर कर दिया था अंग्रेजों ने। कमजोर कैसे कर दिया था? उससे जो है ढेर सारा पैसा मुआवजे के रूप में लिया था। उसकी अपमानजनक जो है हार भी हुई थी। उसके बेटों को लेकर चले गए थे, उससे ढेर सारा पैसा लिया। उसके दो पुत्रों को किडनैप बंदी बना लिया। तो अपमानजनक संधि हुई। एक तो जो टीपू की एक छवि थी, एक
जो है वीर शासक के तौर पर वो उसको थोड़ा चोट पहुंचाई अंग्रेजों ने। और क्या किया, उसका आधा भूभाग ले लिया, यानी कि उसका आधा भूभाग ले लिया तो उसका आधी इनकम मान लो कम हो गई। जो तटवर्ती इलाका था उसको भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था। तो जब टीपू की इनकम ही कम हो गई, उसकी सेना को नुकसान पहुंचा दिया, उसकी जो छवि थी इसको तो चोट पहुंचाई, ठीक है, उसे ढेर सारा पैसा लिया, तो उसको आर्थिक तौर पर तो अंग्रेजों ने कमज़ोर कर ही दिया। तो इस तरीके से टीपू को कमज़ोर कर दिया और अपने जो मित्र थे उनको मजबूत ही नहीं होने दिया। तो इस तरीके से आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अंग्रेज भी इस बात को समझ गए थे कि अकेले जो है टीपू सुल्तान से, हैदर अली से, कोई भी हो, लड़ना इन लोगों से हमारे बस की मतलब बात नहीं है। अंग्रेज इस बात को समझ गए थे, क्योंकि पहला युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दोनों अनिर्णायक रहा था। तो अंग्रेज समझ गए थे कि भैया स्थिति ठीक नहीं चल रही है, अब अगर हमें जीतना है तो ये जरूरी है कि मराठा निजाम पूरी तरीके से हमारा साथ दें। तो तीसरे में आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया, युद्ध से पहले ही मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर टीपू सुल्तान ने तो उनको जो है अपनी तरफ नहीं मिला पाया, कूटनीति में असफल रह गया था। ऐसा कहा जाता है अगर हैदर अली होता तो शायद ऐसा हो सकता था, वो कुछ ना कुछ जो है छोटे मोटे लालच दे के, कुछ ना कुछ दे लेके अंग्रेजों निजाम को अपनी तरफ मिला लेता, क्योंकि उसने ऐसा किया भी था। पहले युद्ध में, दूसरे युद्ध में हमने देखा हैदर अली ने ऐसा किया था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो टीपू सुल्तान ऐसा नहीं कर पाया, वो कूटनीति करने में असफल रह गया था। तो उसमें हम लोगों ने फिलहाल बात किया था। और एक कानवालिस का एक कथन था, कानवालिस ने खुद किया, कहा था ये बात, मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। तो इस तरीके के शायद ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ भी चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, तो मैंने बता दिया बस आपको। अगर आपने समझा है क्वेश्चन को तो आप बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। आप स्टार्ट में जो है 2-3 लाइन खर्च कर दिए, उससे ज़्यादा आप शुरुआत में मत खर्च करिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को ब्रेक करिए, ब्रेक करने के बाद आपके पास टारगेट रहेगा छोटा छोटा, आप उसको जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अभी फिलहाल हम तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध पर हमने बात कर लिया, अभी हम लोग बात करेंगे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने देखा कि पराजय किसकी हुई, टीपू सुल्तान की पराजय हुई। अब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हम देखते हैं क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करेंगे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो चौथे युद्ध में क्या हुआ था उसकी बात कर लेते हैं भैया। ये कब हुआ था, चौथा युद्ध हमारा 1799 में हो गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम देखो, टीपू सुल्तान तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हार चुका था, उसकी पराजय हो चुकी थी। तो अब उसकी स्थिति तो कमज़ोर हो चुकी थी, उससे ढेर सारा पैसा अंग्रेजों ने ले लिया था, उसका क्षेत्र ले लिया था, उसकी सेना को कमज़ोर कर दिया था। तो उसकी स्थिति को तो कमज़ोर कर दिया था अंग्रेजों ने। लेकिन अब उसके बाद टीपू सुल्तान कहता है कि कॉर्नवालिस, ये तुमको बहुत ही महंगा पड़ेगा, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी, बस वो सीना तुम्हारा होगा। कुछ इस तरीके से कारवां जो टीपू था उसके माइंड में चल रहा था। और टीपू सुल्तान जो है तीसरे युद्ध में हारने के बावजूद भी वो लगातार जो है अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर, अपने अर्थव्यवस्था को, अपने आर्थिक विकास पर जो है लगातार जोर दे रहा था। और क्या कर रहा था टीपू सुल्तान, और जो है जो ब्रिटिश विरोधी राष्ट्र थे जैसे फ्रांस, अफगानिस्तान, तुर्की, जो जितने भी देश थे ब्रिटेन के विरोधी, तो उनसे जो लगातार संबंध बनाने का प्रयास करता था टीपू सुल्तान। जब वो ब्रिटेन के विरोधी हैं तो कुछ हेल्प मिल सकती है, तो टीपू सुल्तान ब्रिटेन ब्रिटेन के जो विरोधी राष्ट्र थे उनसे लगातार संबंध बनाने का प्रयास करता रहता था। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो लिखेंगे तीसरे तीसरे मैसूर युद्ध में तीसरे मैसूर युद्ध में तीसरे मैसूर युद्ध में हारने के बावजूद ऐसे लिखेंगे, हारने के पश्चात, तीसरे मैसूर युद्ध में हारने के पश्चात टीपू अपने
सैनिक अपने सैनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर दे रहा था। तीसरे मैसूर युद्ध में हारने के पश्चात टीपू अपने सैनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर दे रहा था, लिखेंगे, तथा ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से संपर्क बनाने का प्रयास भी कर रहा था। तो ठीक है, अब आगे बात करें तो आगे अब कुछ ऐसा होता है, एक जो नेपोलियन रहता है, हमने पीछे भी इसका जिक्र किया था। नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति रहता है, फ्रांस में वो शासक बनता है, नेपोलियन। तो ये ब्रिटेन का बहुत ही बड़ा विरोधी था ये। ब्रिटेन का बहुत ही बड़ा विरोधी था ये, और ये पूरे यूरोप पर जो है अपना दबदबा बनाना चाहता था। नेपोलियन बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। आगे हम विश्व इतिहास में इसके बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल में यहाँ पर जो है हम इसका जिक्र करेंगे, नाम आएगा है तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो ये मतलब कि काफ़ी आक्रामक नीति अपनाता था, और ब्रिटेन वालों का जो है घोर विरोधी था ये। अंग्रेजों का घोर विरोधी था नेपोलियन। तो फ्रांस का शासक बनता है ये। तो इसकी जो शक्तियाँ रहती हैं धीरे धीरे जो है पूरे यूरोप पर जो है छाने लगती हैं। इसका नियंत्रण धीरे धीरे पूरे यूरोप पर दबदबा अपना ये बनाने लगता है, और ब्रिटेन वालों को विरोधी था। तो अंग्रेजों के लिए ये बहुत ही चिंता की बात थी कि जो है नेपोलियन हमारा कोई विरोधी, हमारा कोई दुश्मन जो है यूरोप पर अपना दबदबा बना रहा है, तो हमें भारत में भी चुनौती दे सकता है। अंग्रेजों को चुनौती दे सकता था नेपोलियन भारत में भी, क्योंकि यूरोप में वैसे भी उसका दबदबा बन चुका था। तो अंग्रेजों के लिए बहुत ही चिंता की बात थी। तो फिलहाल इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। लिखेंगे, नेपोलियन का नेपोलियन का यूरोप में एक शक्ति के तौर पर उदय हुआ, और इसका ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण अंग्रेजों के लिए एक चिंता की बात थी। तो ठीक है, अब नेपोलियन भी जो है आ रहा है एक्शन में। वो भी जो है अंग्रेजों को घेर रहा है यूरोप में, अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो फिर अब अंग्रेज क्या करते हैं इस टाइम पर? जो गवर्नर जनरल थे वेलेजली, तीसरे युद्ध में तो कॉर्नवालिस था, यहाँ पर वेलेजलिया गवर्नर जनरल रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो वेलेजली क्या करता है? वेलेजली को लगता है फ्रांस कहीं हम पर अटैक ना कर दे, क्योंकि वो ब्रिटेन का विरोधी था। नेपोलियन फ्रांस जो है ब्रिटेन का विरोधी था। तो विश्व इतिहास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि विरोधी था, क्या क्या हुआ था। तो वेलेजली क्या करता है? वेलेजली सोचता है कि फ्रांस हम पर अटैक ना करे, भारत में हमारे लिए खतरा ना बन जाए, उससे पहले हम टीपू को निपटा देते हैं, क्योंकि टीपू को तो पहले ही अंग्रेजों ने कमजोर कर दिया था। अब वेलेजली क्या करता है?
वेलेज़ली को भी ये बात पता थी, अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आ गई थी दूसरे युद्ध के बाद ही कि अगर हमें जीतना है हैदर अली से, टीपू सुल्तान से, तो उसके लिए ज़रूरी है मराठे और निज़ाम हम पूरी तरीके से हमारा साथ दें। तो फिर से अंग्रेज अब क्या करेंगे, मराठों को, निज़ाम को कुछ क्षेत्र पैसा वगैरह दे करके, उन्हें कुछ छोटे मोटे लालच दे करके जो है उन्हें अपनी तरफ मिला लेंगे। और फिर से टीपू सुल्तान कूटनीति करने में असफल रह जाता है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत ही चालाकी दिखाई थी, उन्हें पहले ही अपनी तरफ मिला लिया था और टीपू सुल्तान यहाँ पर जो है कूटनीति करने में फिर से एक बार असफल रह जाता है। चौथे युद्ध में भी टीपू सुल्तान मराठों और निजाम को अपनी तरफ तोड़ नहीं पाया था। तो कुछ ऐसा चल रहा था, वेलेज़ली ने मराठों और निजाम को अपनी तरफ जो है कुछ झांसा देकर, छोटे मोटे लालच देकर के जो है अपनी तरफ मिला लिया था। तो इसी के साथ क्या होता है, इसी पृष्ठभूमि में युद्ध की शुरुआत कैसी होती है, वेलेज़ली ने मराठों निजाम को अपनी तरफ मिलाया और चल दिया। जो मैसूर का जो राजधानी था, जहाँ टीपू सुल्तान रहता था, श्रीरंगपट्टनम मैसूर का राजधानी था। तो वेलेज़ली ने अपनी सेना को निजाम और मराठों को साथ लेकर के जो है चल दिया श्रीरंगपट्टनम की तरफ, जहाँ पर टीपू सुल्तान था। तो टीपू सुल्तान का जो किला था उसको अंग्रेजों ने घेरना शुरू किया और घेराबंदी जो है कर दिया और जो है कुछ तो बंदूक के सहारे एक तरफ से जो किले को, दीवार को तोड़ भी वगैरह दिया था। तो फिर वेलेज़ली ने क्या क्या किया, टीपू सुल्तान को जो है वेलेज़ली ने ऑफर दिया कि टीपू सुल्तान अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लो और हमारे अधीन रह लो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सहायक संधि क्या होता है, मैं उसको एक बार बता देता हूँ। सहायक संधि यानी कि अगर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया अंग्रेजों ने, तो यानी कि जिस राज्य से अंग्रेजों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया, अब उस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन, किसके पास है, अंग्रेजों के पास। अब वो राज्य जो है खुद अपनी सेना नहीं रखेगा, अब उस राज्य की सुरक्षा कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। अगर टीपू सुल्तान सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता तो मैसूर को, टीपू सुल्तान को अपनी सेना हटाना पड़ता, अपनी सेना टीपू सुल्तान नहीं रखेगा। अब मैसूर की सुरक्षा कौन करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना करती है। तो एक तरीके से ये देखा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब टीपू सुल्तान के पास सेना नहीं रहेगी, वो अंग्रेजों के पास सेना है, वही सेना मैसूर की सुरक्षा करेगी, तो अंग्रेज तो जब चाहे तब टीपू को हटा करके जो है खुद भी शासन कर सकते हैं। बात तो यही हो गई। तो सहायक संधि पर वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान को जो है हस्ताक्षर करने को कहा कि भैया तुम सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दो, हम तुमको नहीं जो है मारेंगे, तुमको जिंदा छोड़ देंगे, तो हमारे गुलाम बनकर रह लेना। तो टीपू सुल्तान ने इसी टाइम पर जो है ये बात कही थी कि शेर की तरह एक दिन जीना भेड़ियों की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है। टीपू सुल्तान ने ये बात कही थी उस टाइम पर। तो जो वेलेज़ली रहता है वो कहता है अच्छा है, तुम ससुरा जो है हम तुमको मौका दे रहे हैं, तुम उस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हो, ठीक है, तुम गुलाम बनकर नहीं रह सकते, तो फिर जो है मरने के लिए तैयार हो जाओ। टीपू सुल्तान कहता है लेकिन मैं मर जाऊंगा, अपनी तलवार के दम पर लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी जो है अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कभी भी जो है अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगा। और टीपू सुल्तान ने इस तरीके से जो है लड़ना पसंद किया। होता क्या है, जब अंग्रेज जो है आते हैं श्रीरंगपट्टनम में, तो दोपहर का टाइम रहता है, टीपू भैया जो अपने पुष्पा भाई हैं, जो पुष्पा भाई कहते हैं मैं झुकेगा नहीं साला, वो पुष्पा भाई जो है उस टाइम पर खाना खा रहे थे। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। उसी टाइम पर जो है दोपहर के टाइम पर वेलेज़ली जो है अपनी सेना को लेकर के आता है और एक हमें ऐसा देखने को मिलता है, इससे एक दीवार रहते हैं, संकरा गलियारा रहता है, तो इस गलियारे में जो है टीपू सुल्तान जो है युद्ध लड़ता है। जब वेलेज़ली ने उसके सामने प्रस्ताव रखा तुम हमारे अधीन हो जाओ, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, लेकिन टीपू सुल्तान ने बात नहीं मानी और लड़ना पसंद किया और युद्ध स्थल पर लड़ता रहा, वो लड़ता रहा। यहाँ पर कई सारे सैनिक थे, घोड़े सवार पर होकर वो टीपू सुल्तान लड़ता था, तो उसको कुछ 2-4 गोलियां भी लग जाती हैं यहाँ पर, सीने पर, सर पर, कंधे पर, तो माथे में एक गोली लगती है लास्ट में। वो टीपू सुल्तान हमारे भारत का एक वीर योद्धा, भारत का वीर शासक,
वीर योद्धा, एक जो है बहादुर और साहसी शासक भारत का जो है इस तरीके से वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो टीपू सुल्तान जब मरा था तो एक ब्रिटिश अधिकारी ही रहते हैं, तो वो उन्होंने शवों के बीच में से टीपू सुल्तान की लाश को निकाला था। उन्होंने खुद बताया था कि जब टीपू सुल्तान मरे थे तो उनके हाथ में ऐसे जो तलवार थी, तलवार उनके ऐसे मुट्ठी में से बंद थी। तो आप समझ सकते हैं टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के कितने बड़े विरोधी थे और अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। हालांकि परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया तो वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया टीपू सुल्तान ने। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है जो भारत का एक वीर शासक था, एक वीर योद्धा था, साहसी शासक था, जो वो युद्ध में मारा गया। टीपू सुल्तान एक वीर योद्धा तो थे, एक साहसी योद्धा तो थे, युद्ध में लड़ना बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, वीर थे, साहसी थे, डरते नहीं थे अंग्रेजों से। उन्होंने आखिरी दम तक जो है अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो कूटनीति करने में थोड़े विफल रह गए थे, ऐसा हमें देखने को मिलता है। जब मराठों को, निजाम को अपनी तरफ नहीं तोड़ पाए तो हम यही कहेंगे ना भैया, आप कूटनीति करने में जो है असफल रह गए। कूटनीति में थोड़ा झुकना पड़ता है, आपको जो है कुछ थोड़ा झुक के ही मराठों निजाम को अपनी तरफ मिला लेते तो ऐसा हो सकता था, युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता था। आप हो सकता था आप जीत भी सकते थे, या फिर युद्ध बराबर अनिर्णायक भी रह सकता था, या फिर जो है हारते भी तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। हो सकता था कि युद्ध टल जाता, बराबरी पर टल जाता, कुछ समय के लिए आपको टाइम मिल जाता, खतरा टल जाता, तो परिणाम तो कुछ भी हो सकता था। तो टीपू सुल्तान कूटनीति नहीं कर पाया था, लेकिन वीर योद्धे की तरह, एक वीर योद्धा की तरह जो है उन्होंने लड़ना पसंद किया और लड़ते हुए शहीद हो गए थे युद्ध स्थल पर। तो यहाँ पर कहीं दीवार के पास में जो है संगरा गलियारा था, दीवार के पास में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, गोली लग जाती है उनको, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। लिखेंगे जिंदगी बात थी इसी पृष्ठभूमि में, इसी पृष्ठभूमि में वेलेस्ली ने, जो गवर्नर जनरल था वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, इसी पृष्ठभूमि में लॉर्ड वेलेस्ली ने मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिलाया और टीपू को अधीनता स्वीकार करने और टीपू को अधीनता स्वीकार करने को कहा। आगे लिखेंगे लेकिन टीपू ने लड़ना पसंद किया और लिखेंगे टीपू ने लड़ना पसंद किया और लड़ते हुए लड़ना पसंद किया और लड़ते हुए युद्ध स्थल पर लड़ना पसंद किया और लड़ते हुए युद्ध स्थल पर मारा गया। तो अब इसके आगे क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को जो है एक वीर योद्धा को जो एक प्रस्ताव दिया, टीपू सुल्तान ने उनकी गुलामी को मंजूर नहीं किया। टीपू सुल्तान ने कहा कि यूनान मिस्र रोमा लुट गए, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा है हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, लेकिन सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। टीपू सुल्तान ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करूंगा, और लड़ते लड़ते जो है कि भारत का वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे कहानी हम बात करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अभी हमारे भारत का एक वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुका था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का रास्ता साफ हो चुका था। तो अंग्रेजों ने जो है मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पूरे मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और टीपू जो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया। और अब एक एक छोटा सा जो है छोटा सा भूभाग का एक शासक बना देंगे। किसको? जब हैदर अली ने मैसूर पर कब्जा किया था तो उस टाइम पर मैसूर पर किसका शासन था? हमने बात किया था कृष्णराज करके एक शासक थे। कृष्णराज नामक शासक का जो है मैसूर पर शासन था। भले ही नाम मात्र के शासक हो, लेकिन इनका शासन था मैसूर पर। ये वड़यार वंश से थे, वड़यार वंश से थे कृष्णराज। तो वड़यार वंश से इनका कृष्णराज का शासन था। तो मैसूर पर इनका शासन था। हैदर अली ने जो है अपनी चालाकी और बुद्धि और अपनी ताकत के दम पर इन्हें हटाकर खुद शासक बन गया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो है सीधी पूरी तरीके से मैसूर पर जो है नियंत्रण नहीं किया। मैसूर पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैसूर के ऊपर एक शासक को रहने दिया, एक भारतीय शासक को रहने दिया। तो अंग्रेज क्या करते हैं, अब जब हैदर अली ने मैसूर पर कब्जा किया था उससे पहले किसका जो है शासन था मैसूर पर? कृष्णराज का। ये थे वड़यार वंश से, क्योंकि हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने जो है बंदी बना लिया था। तो अंग्रेजों ने फिर अब क्या किया, वड़यार वंश के जो उत्तराधिकारी थे उनको मैसूर का एक छोटा सा भूभाग दे देंगे। अंग्रेज कहेंगे ले लो भैया, अब ये छोटा सा भूभाग तुम ले लो और इसी पे जो है शासन करो, अपना खुश रहो, बाकी का क्षेत्र हम रखेंगे। तो अंग्रेजों ने मैसूर के पूरे भूभाग पर नियंत्रण किया और मैसूर का एक छोटा सा भूभाग वड़यार वंश के उत्तराधिकारी को दे दिया। और अंग्रेजों ने उससे जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर भी करवा लिया, जिसे मैसूर का छोटा सा भूभाग देते हैं अंग्रेज, जो वड़यार वंश के उत्तराधिकारी ही रहते हैं। तो उनसे अंग्रेज क्या करते हैं, सहायक संधि पर हस्ताक्षर भी करवा लेते हैं। अंग्रेज कहते हैं चल ससुरा, हमने तुमको शासक बनाया यहाँ का, साइन कर सहायक संधि पर। तो जो शासन रहता है वो करेगा तो क्या करे बेचारा, उसको करना पड़ा, उसने कर दिया। सहायक संधि पर हस्ताक्षर, यानी कि अब वो उस जो है मैसूर का जो शासक था वो कोई सेना में नहीं रखेगा। मैसूर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की रहेगी, यानी कि अंग्रेजों की सेना मैसूर की जो है सुरक्षा रक्षा करेगी। यानी सहायक संधि एक ऐसी संधि थी, अंग्रेज जब चाहे तब उस शासक को हटा के खुद शासन कर सकते थे। तो ठीक है, इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। देखेंगे टीपू टीपू की मृत्यु के पश्चात टीपू की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों मृत्यु के पश्चात टीपू की मृत्यु के पश्चात मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। टीपू की मृत्यु के पश्चात मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। आगे लिखेंगे मैसूर का एक छोटा सा भूभाग अंग्रेजों ने वड़यार वंश के उत्तराधिकारी को दिया और उससे सहायक संधि पर हस्ताक्षर भी करवाया। तो उससे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। तो यानी कि अब अंग्रेज जब चाहे तब उसको हटा करके मैसूर का शासन खुद देखेंगे।
आगे अंग्रेज ऐसा करते भी हैं, हमें आगे ऐसा देखने को मिलेगा कि अंग्रेज जो है मैसूर के शासक को हटाकर खुद जो है स्वयं शासक करने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से चारों में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। पहले दूसरा अनिर्णायक रहा, फिर हैदर अली की मृत्यु हो गई, फिर टीपू सुल्तान ने जो है अपनी पूरी ताकत लगाकर अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों से टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते जो है वीर गद्दी को प्राप्त हो गया। और उसके बाद एक छोटा सा भूभाग अंग्रेजों ने वड़यार वंश के उत्तराधिकारी को, मैसूर का एक छोटा सा भूभाग वड़यार वंश के उत्तराधिकारी को दे दिया। और इस तरीके से हमारा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी खत्म हो जाता है। तो आज की चर्चा को यहाँ पर ही यहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलते फिर मिलेंगे, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।